अगर बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को बता दें बायोलॉजी के अंदर डायग्राम कितने ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। और आपको बता दें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी के डायग्राम को या तो बनाना पता नहीं है उनको कि कैसे बनाया जाता है, या फिर उनको ये नहीं पता कि कौन कौन से ऐसे डायग्राम है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से डायग्राम हैं जो 101% आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो जितने भी मैं इंपोर्टेंट आप लोगों को डायग्राम बताऊंगा, एक दिन के अंदर बस एक डायग्राम की आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। और आप लोगों को बता दूं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है कि पहले एक बार आप लोगों को देख देख कर डायग्राम बनाना है, फिर 2 बार आप लोगों को बिना देखे डायग्राम बनाना है, और फिर देखना है कि जो बिना देखे डायग्राम जो आपने बनाया है उसमें क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को आप लोग लगातार सुधारते रहना। आप लोग देखेंगे एक दिन के अंदर एक डायग्राम भी अगर आप लोग बनाओगे तो बोर्ड एग्जाम के अंदर जो भी मैं डायग्राम बताऊंगा वो पूरे के पूरे आपके एग्जाम के अंदर फंस जाएंगे। और आप A few minutes later. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे A1 सर परिवार में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स को आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को इम्पोर्टेंट डायग्राम देखने को मिलने वाले हैं। इन डायग्रामों की आप 2 से लेकर 3 बार आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना। और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को यही डायग्राम पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम डायग्राम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम को हम बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है भ्रूणकोश का चित्र है, ठीक है ना। तो भ्रूणकोश का चित्र जो है ऊपर की तरफ ये कैलाजा एंड है जिसको निभागीय छोर बोलते हैं, एंटीपोडल सेल को प्रतिमुख कोश का बोलते हैं, या सिनर्गिड्स जो दिखाई दे रहा है इसको सहायक कोश का बोलते हैं, जो कि 2 होती हैं। ऊपर की साइड में एग मतलब अंडाणु है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है जिसको ध्रुवीय केंद्रक कह देते हैं, ठीक है ना। और नीचे की तरफ आपको उंगली ऐसी संरचना जो है सहायक कोशिका के पास फिलीफॉर्म एपरेटस दिखाई दे रही होगी जिसको तंतुमय उपकरण कहते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें ये भ्रूणकोश का चित्र जो है पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आप इसको सुंदर सा साफ साफ पेपर में बनाकर जरूर आइएगा, क्योंकि इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। फिर दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र है बीजांड का, ठीक है। तो बीजांड का नामांकित चित्र बनाओ, पेपर में ऐसे आता है। तो जहाँ जहाँ पर आपको इंग्लिश के वर्ड दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आप हिंदी के वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता सकता हूँ कि कैलाजा को निभाग बोल देंगे, ठीक है। एंटीपोडल सेल को प्रतिमुख कोश का, सेकेंडरी न्यूक्लियस जानते ही हो, एम्ब्रियो सैक अंदर तो मैं दिख रहा ही होगा, ठीक है ना। और ये आउटर इंटरगुमेंट, इनर इंटरगुमेंट को हम बाह्य और अंतः अध्यावरण बोलते हैं। यहाँ पर हाइलम जो है ये दिख रहा होगा, इसको नाभिका कहा जाता है, ठीक है ना। ये फ्यूनिकल जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस फ्यूनिकल को बीजांड ग्रंथ भी हम बोल देते हैं। और नीचे की साइड में आप लोगों को ये माइक्रोफाइल जो दिखाई दे रहा है इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दें ये जो बीजांड है आगे चलकर बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ कि ये पूछा था कि भ्रूणकोश में कितनी कोशिका कितनी सेल होती हैं। तो इसमें 7 तो कोशिका होती हैं, ठीक है, सेल होती हैं 7, और इसके अंदर 8 जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रतिमुख कोशिकाएं किधर होती हैं तो बोलेंगे निभागीय छोर पर होती हैं, ये भी ध्यान रखना। एक और चीज़ पूछी जाती है कि अंड उपकरण किन किन कोशिका से मिलकर बना होता है। तो एग कोशिका और सहायक कोशिका जिसको सिनर्जिड्स कहते हैं, इन दोनों कोशिकाओं से मिलकर जो होता है बनता है अंड उपकरण या अंड समुच्च, ठीक है ना। उसके साथ साथ में आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये न्यू सेलस जो दिखाई दे रहा है इसको बीजांड का कहते हैं। यहाँ पर भोजन जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इन दोनों चित्रों का आप लोग क्या काम करिए, पहले देख देख कर आप 2 बार बनाओ, ठीक है ना। 1-2 बार देख देख के बनाओ, फिर कम से कम 3 बार आप इसे बिना देखे बनाओ, तब जाकर परफेक्टनेस आएगी और तभी जाकर आप लोग कम समय में अच्छा डायग्राम बना पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायग्राम बना तो देते हैं लेकिन बहुत ही बेकार डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये है पुष्प का नामांकित चित्र, ठीक है ना। जहां पर आपको ऊपर की साइड में स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, जिसको क्या कहते हैं बताओ, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। यहाँ स्टाइल दिखाई दे रहा है, इसको वर्तिका कहते हैं। और ओवरी को हम बोलते हैं क्या, तो आप बोलेंगे अंडाशय। और इन तीनों से मिलकर बनता है कार्पल्स, और कार्पल्स जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इधर की साइड में एंथर है जिसको परागकोश बोलते हैं, या फिलामेंट्स है जिसको पुतंतु बोलते हैं, यहाँ स्टेमन है जिससे हम पुंकेसर बोलते हैं, और पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे की साइड में आपको ग्रीन कलर के सेपल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं वाहेदल। क्या बोलेंगे, वाहेदल बोलेंगे। और वाहेदल जो होते हैं हरे रंग के होते हैं और पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर येलो कलर की जो आपको पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इनको कहा जाता है दल। क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। और दल जो होता है आपस में मिलकर दलपुंज का निर्माण करते हैं। ये रंगीन होते हैं और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। तो साफ सुंदर सा आप लोगों को जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को आप अच्छे तरीके से बनाकर आइएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप लोग देख पाएंगे अगला एक बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न को हम बोलते हैं भ्रूणकोश नहीं बोल रहे, इसको हम बोलेंगे क्या, बताओ, भ्रूणकोश बोल सकते हैं क्या, सभी बच्चे बताओ, क्या इसे भ्रूणकोश बोलेंगे, तो बोलेंगे नहीं, भ्रूणकोश नहीं है ये, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी से बताओ, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलेंगे, परागकोश। तो ये परागकोश की अविकसित संरचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस की परत है, जिसको एपिडर्मिस को अधिचर्म बोल देते हैं। फिर एंडोथेसियम है, फिर उसके बाद में मिडिल लेयर है, उसके बाद में टेपिटम है। तो टोटल इसके अंदर जो होती है मुख्यतः 4 परत होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है जो कि दिखाई दे रहा होगा, और सबसे अंदर जो होता है टेपिटम होती है, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, टेपिटम की एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं, तो ये कोशिका जो होती है द्विकेंद्रकी कहलाती है। उसके साथ साथ मैं बता देता हूं कि जो माइक्रोस्पोरम मदर सेल जो है, इसी से आगे चलकर निर्माण होगा परागकण का। तो ये टेपिटम जो होती है क्या करती है, परागकण जो होते हैं ना, उन परागकणों को पोषण देने का जो है ये काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा, पेपर में अगर आ जाए तो आप लोग बनाकर जरूर आइएगा, ठीक है ना। चलो उसके साथ साथ में एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपके पेपर में आएगा कि परागकण का नामांकित चित्र बनाओ, तो परागकण ऐसा गोल सा बना देना है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जर्मपोर दिखाई दे रहा है, जिसको हम जनन छिद्र भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ जनरेटिव न्यूक्लियस है ना। उसके साथ में यहाँ पर जनरेटिव क्या है, सेल है। यहाँ पर ट्यून न्यूक्लियस है या इंटाइन है। इंटाइन जो होता है ये अंतःचोल, और एक्साइन को वाह्यचोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो चित्र दिखाई दे रहा है आप लोग बना सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपसे आए कि वाह्यचोल जो होता है ये किसका बना होता है, तो बोलेंगे स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बना होता है हमारा, बताओ क्या, वाह्यचोल, ठीक है ना। ये पेपर में स्पोरोपोलिन वाला कई बार आ चुका है, ठीक है ना। और आपको आगे चलकर हम बताते हैं। तो चित्र ध्यान से देख लो, इसी तरीके का चित्र आपको लोगों को बनाना है। जो इंग्लिश के वर्ड हैं इनको आप हिंदी में लिखकर आ जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आया है बेहतरीन सा क्वेश्चन। इस प्रश्न को बोलते हैं मादा जनन तंत्र। इस जनन तंत्र को आप लोग देखें ना, ये मादा की आंतरिक संरचना दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर ये 2 आपको अंडाशय दिखाई दे रहे हैं, जो कि 2 होते हैं। और अंडाशय जो होते हैं आपको बता दें, इन्हीं के अंदर निर्माण होता है अंड का, ठीक है ना। और इसी अंडाशय के अंदर आपको बता दें ग्राफिन पुटिका होती है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। और अंडाशय के अंदर ही आप लोगों को बता दें पीतपिंड होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालता है, ठीक है।
अंडाशय से जब अंड निकलता है तो आपको बता दें यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर उंगली जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो आप लोगों को यहाँ इधर दिख रही होंगी, जिसको झालर कहते हैं। क्या बोलते हैं? झालर। ये अंड को पकड़ने कर फेलोपियन नलिका में डालने का काम करती है। और अंडवाहिनी को ही फेलोपियन नलिका बोलते हैं हम, ठीक है। अंडवाहिनी में ही, अंडवाहिनी के एम्पुला में अंड का क्या होता है? निषेचन होता है। जब अंड का निषेचन हो जाता है तो धीरे धीरे वो जो जायगोट है वो आगे की तरफ गर्भाशय की तरफ बढ़ता है और गर्भाशय में समा जाता है। 9 महीने तक गर्भाशय के अंदर बच्चे का विकास होगा और बच्चा जो होगा यहाँ पर विकास करने के बाद में योनि मार्ग से बाहर आ जाएगा, जिसको हम डिलीवरी कहते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा भी बोलते हैं। और नीचे की साइड में क्या होती है? योनि होती है, जिसको वेजाइना कहा जाता है। तो इस चित्र को पेपर में बनाकर जरूर आइएगा अगर पेपर में आता है तो। और पेपर में ये वाला चित्र 3 नंबर में पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लो, ठीक है। आंखों में इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पेपर में अगर आ जाए तो बना के जरूर आइएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से डायग्राम बनवाया है, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डायग्राम बना नहीं पाते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर बना पाओगे। अब नर मादा की बात आई है तो भैया मादा के बाद में नर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर देखो, ये आपका नर जनतंत्र दिख रहा होगा, ठीक है ना। वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा। वृषण के अंदर सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु को पोषण देती हैं। वृषण के अंदर लीडिंग कोशिकाएं होती हैं जो कि एंड्रोजन हार्मोन को बनाती हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये शुक्राशय हैं। वृषण के अंदर जो शुक्राणु बनेंगे वो आगे चलकर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दें, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि दिख रही होगी और ये धीरे धीरे जो है शुक्राणु जो बनते हैं वो इस पेनिस के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और पेनिस के रास्ते ही मूत्र बाहर निकलता है, पेनिस के रास्ते ही बाहर निकलता है वीर्य, ठीक है ना। चलो आपको बता दें, एक नाम और आता है वासेक्टोमी। तो पुरुषों में जब नसबंदी होती है तो उसी को वासेक्टोमी कहते हैं। इसमें शुक्र वाहिका जो होती है उन दोनों को काट कर बांध दिया जाता है। क्लियर है ना। यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे कैसे काट कर बांध दी है। छोटा सा ऑपरेशन होता है, फालतू में डरते हैं लोग बाग। आगे देखिए, आगे हमारा एक शुक्राणु है। आप शुक्राणु को देख पा रहे होंगे, कितना प्यारा सा सुंदर सा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और इसी कोशिका से विशालकाय प्राणी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर आपका हेड है, शीर्ष वाला भाग है। रंग बदलते हैं, चलो ब्लू कलर से बढ़ाते हैं आपको। यहाँ पर हेड है या मिडिल लील मध्य परत है, यहाँ पर टेल है, ठीक है। हेड वाले पार्ट में एक्रोसोम होता है जो अंडाणु की बाह्य झिल्ली को तोड़ने का काम करता है। यहाँ पर न्यूक्लियस है और मध्य वाले भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और लास्ट में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फिलामेंट्स, ठीक है। और जो टेल वाला भाग है, जो ये तरल माध्यम में शुक्राणु को गति करने का जो काम करवाएगा वो पूंछ कराएगी। तो शुक्राणु जो है चम्मच नुमा दिखाई दे रहा होगा, इसे आप बनाकर देखिएगा। पेपर में आज भी मैंने एक बच्चे ने दिखाया था पेपर, तो उसमें भी इस शुक्राणु का चित्र जो है पेपर में बनाने को आया था। चलिए आपके लिए आगे अगला क्वेश्चन आ गया है ग्राफीन पुटिका। ग्राफीन पुटिका जो होती है ये कुछ गोल आकार की होती है और आप लोगों को बता दें कि ग्राफीन पुटिका के अंदर ही अंडाणु जो होता है मौजूद होता है। तो चित्र देख लीजिएगा ध्यान से, इसे बनाकर प्रैक्टिस करना। यहाँ पर oocyte है, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेन एल्यूसरा, थीका एक्सटर्ना। तो बहुत सारी चीज़ जो होती हैं इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया ग्राफीन पुटिका का चित्र बनाओ, तो बना दीजिएगा। ये आपको और सुंदर सी ग्राफीन पुटिका यहाँ पर कलरफुल दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा तो उसे थोड़ा इग्नोर करिएगा, थोड़े बच्चे हैं इधर उधर खेल रहे हैं बेचारे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे ये अंडाशय का चित्र है, पेपर में एक बार आया था 3 नंबर में, है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, डायग्राम बनाना है। जो नाम है, नाम भी भैया आप लोग साफ से सुंदर से लिख देना, ठीक है ना। इस तरीके से डायग्राम आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को साफ सुंदर से प्राइमरी, टर्टरी फॉलिकल, ग्राफियन, ओवम, कार्पस, ये सारे नाम लिख कर आने होंगे, ठीक है। चलो, ओहो क्या बात है, ये आ गया तुम्हारे मनपसंद
तो हम कहते हो ना कि सर डीएनए कैसा होता है, तो देखो डीएनए ऐसा होता है, कितना सुंदर सा प्यारा सा नज़र आ रहा है ना। तो डीएनए का चित्र ऐसा है। तो ये किसने दिया था? दो वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक। ठीक है, इन्होंने वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में ये दिया गया था। ठीक है, और ये दोहरा कुंडलित मॉडल होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करते हैं और बढ़िया सा लेते हैं। कौन सा कलर लूँ? चलो ब्लू ही ले लेते हैं, हटाओ। इसके एक कुंडली की लंबाई जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ये ध्यान रखना। और डीएनए का व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी ध्यान रखना। दो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एडेनिन की मात्रा थायमिन की मात्रा के बराबर होती है। साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के बराबर होती है। इसे चारगाफ का नियम कहते हैं। डीएनए की कुंडली 5' से स्टार्ट होगी तो 3' पे ख़त्म होगी, 3' पे स्टार्ट होगी तो 5' पे ख़त्म होगी। इसकी दोनों कुंडलियाँ जो होती हैं एक दूसरे के विपरीत समांतर होती हैं। ठीक है ना। चलो, आई थिंक आप लोगों को डीएनए दिखाई दे गया होगा। ऐसे सुंदर सा बना कर आना आप लोग। आगे आपके सामने आ गया है न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टोन है और इस पर ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, स्टोन ऑक्टामर है। ये डीएनए जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज को पकड़े रखता है, जिसके कारण क्या होता है, डीएनए केंद्र के अंदर समा पाता है। ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर से पहले इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिस नहीं करना है। ध्यान से देख लो, वीडियो को रोक लो। ठीक है ना, बना बना कर प्रैक्टिस कर लो इनकी। आगे आप लोग देख पा रहे हैं, ये हैं हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पर किया था। और मटर के पौधों में सफ़ेद और पर्पल कलर के फूल आते हैं, ये भी ध्यान रखना। 7 तुलनात्मक जोड़ी पर इन्होंने क्या किए थे, अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम, इनके द्वारा 3 नियम दिए गए थे, है ना। शुद्ध लंबे पौधा, शुद्ध बौना पौधा जैसे शब्द जो हैं वो इन्हीं के एक्सपेरिमेंट में आपको देखने को मिले थे। तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। ठीक है ना। चलो, आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा था, ये आ गया है कि शुद्ध लंबे पौधे जो होते हैं प्रभावी होते हैं, कैपिटल टी का मतलब टॉल। शुद्ध बौने पौधे मतलब स्मॉल टी। ठीक है, संकर पौधा मतलब कि संकर पौधा बनाना है तो एक टी इधर से लूँगा, एक टी इधर से लूँगा, तो एक बड़ा टी आ गया, एक छोटा टी आ गया। तो ये कैसे आ गए, संकर लंबे पौधे आ गए। और ये हमारी हो गई फर्स्ट जनरेशन। अब इसका मैं स्वयं कराऊंगा तो आप लोग देख पाएंगे कि F2PD जो होगी इसमें शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी, संकर लंबा पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबा पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी, और बौना पौधा स्मॉल टी आ जाएंगे। आप देख पाएंगे अगर इसका जीनोटाइप अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, जीनोटाइप। तो देखो जीनोटाइप अगर निकालना है तो आपको वो पेपर में आएगा कि भैया इसका F2PD का जीनोटाइप निकाल के बताओ। तो आप कह देना कि शुद्ध लंबे मतलब कि कैपिटल टी कितने हैं, 1 है तो 1 लिखो। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, तो 2 लिखो। स्मॉल टी 1 है तो 1 लिख दो। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ये पूछे कि भैया इसका फिनोटाइप बताओ, तो फिनोटाइप का बताओगे। ठीक है, कितने लंबे पौधे हैं, 3 लंबे पौधे हैं और 1 बौना पौधा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:1। तो इस तरीके से आप लोग इसका जवाब भी दे पाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। आप देखो मेंडल ने अपने मटर के प्रयोग में 7 विपरीत लक्षण देखे थे, वो देख लीजिए। पौधे की लंबाई में लंबापन प्रभावी, बौनापन अप्रभावी। बीज की आकृति में गोल प्रभावी, झुर्रीदार अप्रभावी। बीज के रंग में पीला प्रभावी, हरा अप्रभावी। पुष्प के रंग में बैंगनी प्रभावी और सफ़ेद अप्रभावी। पुष्प की स्थिति में कक्षक प्रभावी, अग्रस्त अप्रभावी। फली के रंग में हरा प्रभावी और पीला अप्रभावी। फली की आकृति में फैली हुई या फूली हुई तो प्रभावी और सिकुड़ी हुई अप्रभावी। तो 7 तुलनात्मक लक्षण है, तो टोटल कितने हो गए, 14 लक्षण हो गए। ठीक है ना। और मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो बोलेंगे पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम जो है ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा मटर के पौधे का। आगे आप ब्लड ग्रुप के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है ना। ब्लड ग्रुप हमारे ए बी ओ 4 प्रकार के होते हैं। जो ए ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीजन ए होता है
और एंटीबॉडी बी होती हैं। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों होंगे लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन नहीं होते लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती हैं। एक बात और सुनिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है सभी से खून ले सकता है तो इसे बोलेंगे सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये सभी को खून दे सकता है तो इसे बोलेंगे सर्वदाता ब्लड ग्रुप। तो ओ को सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है ना। और ए बी ओ का जीनोटाइप कितने होते हैं, तो जीनोटाइप इसके होते हैं 6। पेपर में जीनोटाइप आ जाए तो जीनोटाइप की संख्या 6 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने आ गया भैया मिलर का प्रयोग, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है। तो स्टैनले मिलर यूरी ने एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पर वाटर को गर्म किया, हीट किया, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। यहाँ पर से जो भाप है दूसरे वाले फ्लास्क में जोड़ दी। यहाँ पर H2O, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन गैसों का मिश्रण है। इलेक्ट्रोड लगा दिए, चिंगारी उत्पन्न कर दी, ठीक है ना। उसके बाद में नीचे कंडेंसर लगा दिया पानी को ठंडा करने के लिए। यहाँ पर यू आकर की नलका लगा दी और ये प्रयोग जो है 1 हफ्ता तक ऐसे करवाया। तो इससे हमें ये पता चला था कि अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ है। और जो आपको दिखाई दे रहा है उसे आप हिंदी में भी लिख दोगे तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख रहा है बताओ, कुछ देख पा रहे हो नहीं। यहाँ मनुष्य जी की हाथ जो है, मनुष्य के हाथ की हड्डियाँ कुछ इस तरीके की हैं, चीता के हाथ की हड्डियाँ भी कुछ इस तरीके की हैं, व्हेल के हाथ की हड्डियाँ कुछ इस तरीके की हैं और बैट मतलब चमगादड़ के हाथ की हड्डियाँ कुछ इस तरीके की हैं। इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो रेडियस, अर्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस, मतलब हमारे हाथों के अंदर जितनी भी हड्डियाँ होती हैं वो सभी हड्डियाँ इन सभी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हाथ, मनुष्य का हाथ किसी चीज़ को पकड़ने का करता है, चीता का दौड़ने का करता है, व्हेल का तैरने का करता है और चमगादड़ का उड़ने का करता है। तो ये अलग अलग वातावरण में रहने के कारण इनकी जो बाह्य आकृति है वो बदल गई है, ठीक है ना। लेकिन इनकी आंतरिक संरचना जो है हड्डियों की वो समान है, तो इसे कहते हैं समजात अंग, ठीक है ना। चलो आइए हम आगे बढ़ते हैं। समजात अंग बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, यहाँ पर यह है एंस्ट्रेप्टी स्टॉक्स हैं, ठीक है। अनुकूलनी विकर्ण का उदाहरण है कि जब एक ही क्षेत्र से अनेक प्रजातियों का विकास होगा, एक ही बिंदु से अलग अलग प्रजातियां जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाती हैं, तो उसे अनुकूलनी विकर्ण कहते हैं। डार्विन के फिंचेस का उदाहरण भी दिया था और मैंने ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल का उदाहरण दिया था। टाइगर कैट कुछ ऐसे दिखती है ना। बैंडिकोट ऐसा दिखता है। ये मार्सुपियल रेट कुछ ऐसा दिखता है। कंगारू तो जानते ही हो तुम, ये बैंडिकोट है। ये कोला है ना। ये सुगर ग्लाइडर है। ये तस्मानियाई भेड़िया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इनके नाम देख पा रहे होंगे। ये नीचे की साइड में बॉम्बर्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्लास में ये पढ़ाया है लेकिन क्लास में आप लोगों ने चित्र नहीं देखा होगा, लेकिन अब यहाँ पर आप चित्र भी देख पा रहे हैं। मनुष्य की खोपड़ी की बात करें हम तो देखो ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है जो 2 से 3 मिलियन पहले मिलता था पृथ्वी पर। ये होमो इरेक्टस है जिसको जावा मानव बोलते हैं। ये 7,50,000 साल पहले मिलता था। होमो सैपियंस निएंडरथैलेसिस ये 1 लाख से 40,000 साल नहीं 1 लाख से 4 लाख साल पहले भी मिलता था। और होमो सैपियंस जो है ये 4,000 साल पहले हमारी पृथ्वी पर मिलता था। ये निएंडरथल मानव जो है इसको हम वास्तविक मानव माना करते थे, ठीक है ना। खोपड़ी देख ली तुमने, अब तो मैं दिखाता हूँ मनुष्य। ये देखिए आपने मनुष्य को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस है जो बंदर जैसे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, हड्डी है हाथ में। होमो हैबिलिस जो है इनके हाथ में पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। होमो इरेक्टस है, इनके हाथ में आपको आग दिखाई दे रही होगी। होमो निएंडरथैलेसिस है, इनके हाथ में पत्थर के हथियार व भाला जैसी संरचना है। और होमो सैपियंस ये हम लोग हैं। आधुनिक मानव जो है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस कहा जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है भविष्य का मानव कुछ ऐसा दिखाई देगा।
इसकी आंखें बड़ी बड़ी हुए, गिल्ला सी नज़र आ जाएंगी बाहर आपको, ठीक है ना, क्योंकि बहुत फ़ोन चलाते हो ना आप लोग, बहुत उंगली चलाते हो, हर दिन मोबाइल में लगे रहते हो, बेटा ऐसी हो जाएंगी आंखें बड़ी बड़ी सी, डरावनी से नज़र आओगे आप लोग। इसलिए मोबाइल को कम चलाया करो, जितना काम है उतना चलाओ, बस एक्स्ट्रा फ़ोन मत चलाया करो। जब देखो मोबाइल में लगे रहते हो, काम के लिए चलाओ तो अच्छी बात है ना। लेकिन भैया आजकल तो मोबाइल में बस गाने सुनेंगे, मूवी देखेंगे, है ना, क्राइम अलर्ट देखेंगे, फालतू के चक्करों में मत पड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये है आपकी एंटीबॉडीज़ की संरचना, ठीक है। एंटीबॉडीज़ कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, पेपर में पूछा जाता है प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाओ, तो इस तरीके का आप लोगों को चित्र बनाना होगा। लाइट चेन और हैवी चेन दो होती हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2L2, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। अंग्रेजी के किस अक्षर नुमा है, तो Y अक्षर नुमा है, ठीक है ना। किसके बने होते हैं, तो बोलेंगे ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। डाइसल्फाइड बंद होता है उनके अंदर, ये भी ध्यान रखना। जी है भाई HIV की संरचना, HIV की संरचना देख लो, ऐसा गोल सा होता है, ठीक है। और HIV की संरचना जो होती है, HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, जिससे एक बीमारी होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, नहीं वो बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अरे यार गलत बोल गया फिर भी मैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये है एड्स का पूरा नाम। एड्स कैसे फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक संबंध बनाने से, ठीक है ना। और कैसे फैलेगा, टैटू गुदवाने से। आजकल तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ टैटू ना गुदवा रहे, पागल हुए जा रहे हैं टैटू गुदवाने में, है ना, क्रेज चल रहा है टैटू गुदवाने का। पहले तो भैया हाथ पे चलो ओम फूम गुदवा लेते थे, अब तो तितली फितली बनवा रहे हैं लोग, गलत बात। चलो आपको बता दें और कैसे फैलता है, संक्रमित रक्तदान से फैलता है, ठीक है ना, समझ गए ना, रक्तदान तो आप समझ गए होंगे। उसके साथ और कैसे फैल सकता है, माँ से उसके बच्चे में फैल सकता है। तो इससे बचने का सिंपल सा उपाय है कि अनजान व्यक्ति से या संक्रमित व्यक्ति से, है ना, मान लो तुम्हें नहीं पता, तो सबसे बढ़िया है कि भैया कॉन्डोम पहनकर आपको लैंगिक संबंध करना है, जिससे कि आप बच सकें, ठीक है। यही उपाय है सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ, और कोई उपाय नहीं है। तो बेटा समझ में आ गया ना यहाँ तक। चल आगे बढ़ता हूँ मैं। वायरस देख लिया ना, कितना खतरनाक सा वायरस है ये आ गया बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डंक और वाटर है, यहाँ पर गोबर वगैरह भर देते हैं, पानी वगैरह डाल देते हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, गैस वगैरह बनती है, तो ये ऊपर की साइड में उठता है। बायोगैस जो है मेथिनोजन बैक्टीरिया के द्वारा बनती है, ध्यान रखना, गोबर में मिलता है और कीचड़ वगैरह में भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो गोबर इकट्ठा हो जाता है ना, उसको हम डाल देते हैं, कहाँ पर, खेतों में डाल देते हैं। खेतों में डालने से फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पर खेतों में जो हमने डाला है वो खाद की तरह काम करता है, ठीक है ना। इस चित्र को बनाकर आना, बहुत बढ़िया चित्र है, बहुत आसान चित्र है। बायोगैस का चित्र बनाइए, पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है। आपको बता दें ये अगला चित्र जो है ये PBR 322 का है ना, जो कि एक विशेष प्रकार का वेक्टर है ना, जो कि प्लाज्मिड के अंदर से तैयार किया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। ये बायोरिएक्टर का चित्र है, जो कभी कभी पेपर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी आ जाता है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये है आपका चित्र किस चीज़ का, तो बोलेंगे ये चित्र है आप लोगों का एनर्जी ट्रांसफ़र से रिलेटेड, कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं पेड़ पौधे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। इनको खाने वाले जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, जिसको हम शाकाहारी प्राणी कहते हैं। और उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, जो आपको बता दें वो भी शाकाहारी प्राणी हैं। और उसके बाद में मांसाहारी प्राणी आ जाते हैं, है ना। तो एनर्जी जो होती है एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो पहुंचती है वो 10% पहुंचती है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है लिंडेमान, साइंटिस्ट का नाम है बेटा ये, और इन्होंने 10% का नियम दिया था कि एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो 10% होती है, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको कितने बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ें समझा दी हैं। अब मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज़ आप लोगों के समझ में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना आई हो, सब चीज़ क्लास में समझा दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा डायग्राम बनाना आता है सबसे परफेक्ट, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको हमारा बैच चाहिए, तो यूट्यूब पर बैच चल रहा है 170
₹9 का यूट्यूब पर हमारा बैच है, जहां पर आप ज्वाइन वाले बटन पर टिक कर कर बायोलॉजी की घुट्टी वाले बैच में हमारे आ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को पूरा फुल कोर्स जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो जल्दी कीजिए, जल्दी से सब बच्चे लोग जो हैं ज्वाइन कर लीजिए बैच को, और हम मिलते हैं आप लोगों को क्लास के अंदर। टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।